हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? या तो आप किसी की तारीफ कर रहे हो, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या किसी की पावर बढ़ा रहे हो, या किसी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज या पैसा बढ़ा रहे हो उसका। तो एग्रेंडाइज करने का मतलब क्या है? बढ़ाना, किसी की पावर को, किसी की इंपॉर्टेंस को, किसी की वेल्थ को एग्रेंडाइज करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो किसी की पावर, स्टेटस, वेल्थ या इंपॉर्टेंस को आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, मैग्नीफाई कर दिया है, ग्लोरीफाई कर दिया है। एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है? तारीफ कर रहे हो। एंटोनिम उसकी बुराई कर रहे हो, बी लिटिल कर रहे हो, डिस्पैरिज कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, डिबेस कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। तो लीडर के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने स्टेट का सामान यूज किया, स्टेट का पैसा यूज किया अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए। तो ऐसा क्या किया गया? उसका ऊपर इल्जाम लगाया गया। अच्छा, यहाँ पे हमने मैग्नीफाई की बात करी। मैग्नीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना। मुझे इंक्रीज करने के आज आप कितने सिनोनिम्स बताओगे? 40 सिनोनिम्स बता देंगे सभी लोग मुझे इंक्रीज करने के। अगर आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? एम्पलीफाई कर रहे हो, ऑगमेंट कर रहे हो, सोर कर रहे हो। उस चीज में सर्ज आ गया है, वो चीज स्पाइरल कर गई है, स्काई रॉकेट कर गई है, स्वेल कर गई है, बढ़ गई है, इन्फ्लेट हो गई है, उसमें स्पाइक आ गया है। आपने उस चीज को हाइक कर दिया है। बढ़ा देने को रैंप अप करना भी बोलते हैं। आप उस चीज को रैंप अप कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, रेज कर रहे हो, या वो चीज खुद ब खुद बढ़ गई है तो राइज कर गई है, एनलार्ज कर गई है, मैग्नीफाई कर दिया है आपने उस चीज को। मैग्नीफाई मीन्स उस चीज को बढ़ा दिया है, इनहांस कर दिया है। इनहांस इज ऑल्सो व्हाट? कि आपने उस चीज को और अच्छा कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है, बूस्ट कर दिया है। चलो 20 हो गए, 20 मोर टू गो। बूस्ट कर दिया है, वो चीज बल्ज कर गई है। बल्ज का मतलब भी क्या होता है? बढ़ गई है, बूम कर गई है। ब्लूम थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो जाता है, बट ब्लूम इज व्हाट? खिल गई है, ग्रो कर गई है। अच्छा, वो चीज स्ट्रांग हो गई है तो, स्ट्रांग हो गई है तो बोल्स्टर हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। थ्राइव कर रही है, ग्रो कर रही है। प्रॉस्पर कर रही है, ग्रो कर रही है। फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर दिया। आपने उस चीज को बढ़ा दिया है, एलिवेट कर दिया है, मतलब आपने उस चीज को बढ़ा दिया। एस्केलेट कर दिया है, मतलब आपने उस चीज को क्या किया? बढ़ा दिया है। इंटेंसिफाई कर दिया है, बढ़ा दिया है। वो चीज मल्टीप्लाई कर गई है। मल्टीप्लाई इज ऑल्सो व्हाट? कि वो चीज बढ़ गई है, बढ़ बढ़ के इकट्ठी हो गई है तो एक्रू कर गई है। एक्रू का मतलब क्या होता है? कि वो चीज बढ़ बढ़ के क्या हो गई? इकट्ठी हो गई है। एक्सटेंड कर गई है, वो चीज बढ़ गई है। वाइडन कर गई है, बढ़ गई है। हाइटन कर गई है, हाइटन मीन्स वही, उसकी हाइट बढ़ गई है। हाइट बढ़ गई है मतलब वो चीज क्या हो गई है? बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? कोई चीज बढ़ गई है? मैम मशरूम रह गया। हाँ, मशरूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। मशरूम कर गई है, बढ़ गई है। बलून भी रह गया फिर तो, बलून कर गई है। मशरूम और बलून दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? कि वो चीज क्या कर गई है? बढ़ गई है। प्रोलिफरेट कर गई है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से फैल गई है, तो कोई चीज बहुत तेजी से। बर्जियन रह गया मैम, राइट। बर्जियन कर गई है, मतलब वो चीज क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या था? कि वो चीज बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो गई है। स्नोबॉल लिखा था, नहीं लिखा था हमने? हाँ, स्नोबॉल भी तो रह गया, राइट। स्नोबॉल कर गई है। स्नोबॉल इज ऑल्सो वर्ड कि बहुत तेजी से क्या कर रही है? बढ़ रही है। जितने भी हमने वर्ड्स किए, इन सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। वो सारे के सारे वर्ड्स वर्ब्स है। माउंट कर गई है, माउंट इज व्हाट? पहाड़ पे चढ़ गई है। तो कोई चीज पहाड़ पे चढ़ गई है मतलब क्या हो गई है? वो चीज बढ़ गई है, दैट मीन्स इंक्रीज हो गई। चलो वापस आते हैं। अच्छा, इंक्रीज के किए तो डिक्रीज के भी कर लेते हैं। कोई चीज अगर डिक्रीज करिए, डिक्रीज के 20 ही बता दो।
डिक्रीज कर गई है कोई चीज मतलब कम हो गई है, तो कम हो गई तो डी से ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके, तो पहले तो डिमिनिश कर गई है, ड्विंडल कर गई है, डिक्लाइन कर गई है, रिड्यूस हो गई है, बहुत तेजी से नीचे आई है तो नोज डाइव कर गई है, प्लंज कर गई है, ड्रॉप कर गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, डिफ्लेट हो गई है, मंदी आ गई एक तरीके से उस चीज में ना, तो स्लम्प आ गया। स्लम्प का मतलब क्या हो गया, मंदी आ गई, आपने उस चीज को कम कर दिया है, लेसन कर दिया है मतलब आपने उस चीज को क्या किया है, आपने उस चीज को कम कर दिया है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, अबेट कर दिया है, एब कर दिया है, हाँ कम कर दिया है, कट कर दिया है तो प्रून कर दिया है, ट्रिम कर दिया है, नीचे की तरफ वो कम होती जा रही है, तो कौन सा वर्ड था, टेपर, हाँ टेपर करती जा रही है। टेपर करने का मतलब क्या होता है कि वो चीज क्या है, नीचे की तरफ कम होती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है तो वेन करती जा रही है, विदर करती जा रही है, थ्वाट करती जा रही है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज क्या करती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, पीछे की तरफ जाती जा रही है तो रिसीड करती जा रही है, रिसीड इज व्हाट, पीछे की तरफ जाती जा रही है, प्लमेट करती जा रही है, राइट, प्लमेट इज ऑल्सो व्हाट, कम होती जा रही है, फॉल करती जा रही है, फॉल इज गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, सबसाइड करती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या था कि वो चीज क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। आपने उस चीज को कट कर दिया है, कर्टेल कर दिया है, स्लैश कर दिया है, स्लैश मीन्स कम कर दिया है आपने उससे, वो चीज डिप करती जा रही है, दिन पे दिन कम पे कम होती जा रही है। पेयर कर दिया है आपने, पेयर इज ऑल्सो व्हाट, कट कर दिया है। जितने भी हमने वर्ड्स करे हैं सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ड्स। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट हम डिप्लीट वर्ड रह गया, राइट, बिल्कुल सही बोला, डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है दिन पे दिन। शॉर्टन कर दिया आपने, वेरी नाइस, कम कर दिया। अब वापस आते हैं, अगला वर्ड है यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है छीन लेना। तो अगर आपने किसी की कोई चीज छीन ली है मतलब यूसर्प कर लिया। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी की पोजीशन है, किसी की पावर छीन लेना, आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, आपने छीन लिया, सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, अप्रोप्रिएट कर लिया, अपने लिए ले लिया, टेक ओवर कर लिया, आपने एनेक्स कर लिया, कैप्चर कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण इज व्हाट, एनक्रोच कर लिया, छीन लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया। एंटोनिम्स आपने खुद ही दे दिया, सरेंडर कर दिया, रेलिंक्विश कर दिया, त्याग दिया आपने। तो जनरल ने कोशिश करी कि वो राजा की पावर को क्या कर ले, छीन ले, अपने कंट्रोल में ले ले। तो जनरल ने यूसर्प करने की कोशिश करी। अच्छा, यहाँ पे हमने त्याग देने की बात करें। त्याग देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है। मुझे त्याग देने के 10-12 सिनोनिम्स बता दो। किसी चीज को अगर आपने त्याग दिया, राजा अशोका ने क्या किया था, अपना किंगडम त्याग दिया था। तो त्याग देने के कौन कौन से वर्ड्स हो गए, एक तो हो गया रेलिंक्विश कर देना, आपने रेलिंक्विश कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया, आपने एब्डिकेट कर दिया, आपने छोड़ दिया किसी चीज को, फोरफिट कर दिया, छोड़ दिया किसी चीज को आपने क्या कर दिया, फोरसेक कर दिया, सीड कर दिया। सीड का मतलब क्या है, छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया, राइट, रिनाउंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज भी होते हैं रिनाउंस और डिनाउंस में। रिनाउंस का मतलब है त्याग दिया, डिनाउंस का मतलब है बुराई करना, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। रिनाउंस इज व्हाट, कि आपने छोड़ दिया, ईल्ड कर दिया, छोड़ दिया, झुक गए आप, गिव अप कर दिया आपने, गिव इन कर दिया, थ्रो इन द टॉवल, हार मान ली, रेज द वाइट फ्लैग, मतलब आपने क्या किया, हार मान ली, आपने उस चीज को क्या किया, छोड़ दिया, त्याग दिया, आपने बस अपने कंट्रोल हटा दिया, फोरगो कर दिया, आपने अपना कंट्रोल हटा दिया। जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर वर्ड्स, सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। झुक गए आप। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन। मंडेन मीन्स बहुत ही बोरिंग काम, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ऑर्डिनरी, रूटीन और लैकिंग इंसाइट, कुछ मजा ही नहीं आ रहा, बहुत ही बोरिंग है।
प्रोसाइक है, बेनल है, हमड्रम है। अच्छा, बोरिंग चीजों की भी चलो मुझे सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर बहुत ही बोरिंग है तो प्रोसाइक, पी से एक और वर्ड होता है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन शब्द के दो मतलब होते हैं। कोई इंसान अगर पैदल यात्री होता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि वो पेडेस्ट्रियन है, और दूसरा मतलब क्या होता है वही कि वो चीज बहुत बोरिंग है, मंडेन है, हमड्रम है, टीडियस काम है। टीडियस मीन्स बहुत ही बोरिंग है, कॉमन प्लेस है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, अनओरिजिनल है, कुछ भी नया नहीं है, वही घिसा पिटा, वही रोजमर्रा का एवरीडे काम, वही रूटीन काम। अच्छा, अब कोई चीज घिसी पिटी बात है, मतलब वही बात, गंदी सी बात, वही घिसी पिटी बात। मैंने पूछा आपके हालचाल कैसे, आपने बोला वही हड्डी है वही खा ले, ये बहुत बोरिंग सी घिसी पिटी सी बात है। तो ऐसी बातों को क्या बोलते हो? बेन। क्या बोलते हो? ट्राइट। क्या बोलते हो? हैकनीड, प्लैटिट्यूडनस, क्लीशेड। तो ये जो 5 वर्ड्स है इनका मतलब क्या है कि वही घिसी पिटी पुरानी बात, कुछ नया ही नहीं है। मतलब क्या है? रन ऑफ द मिल है। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या हो गया? वही घिसी पिटी, वही सेम ओल्ड स्टोरी। मतलब इन सारी चीजों में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मजेदार नहीं है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही अलग है भाई। एक्सिलरेटिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत ही डिफरेंट है। तो ऑटोमेशन जो है वो सुकून देगा एम्प्लॉयज को कि उनको बोरिंग काम नहीं करना पड़ेगा और वो क्रिएटिव काम पे फोकस कर पाएंगे। तो ऑटोमेशन की हेल्प से, ऑटोमेशन मीन्स कंप्यूटर्स आ गए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसकी हेल्प से बोरिंग काम उनको नहीं करने पड़े। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, एस्टीम। एस्टीम का मतलब क्या होता है? आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, बहुत उसको एडमायर कर रहे हो, बहुत तारीफ कर रहे हो, तो उस इंसान का एस्टीम बहुत हाई है। तो जो एस्टीम वर्ड है इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो, दोनों तरीके से यूज करते हो। टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन ग्रेटली, इसको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, आप उस इंसान को वेनरेट कर रहे हो। वेनरेट इज वर्ड, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिवेयर कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स डिस्पाइस, नफरत कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, डिसडेन कर रहे हो, एबहॉर कर रहे हो, नफरत कर रहे हो आप उस इंसान से। तो हर कोई जो है उस ऑनेस्ट टीचर को बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से देखता था। अगर आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, फ्रेजल वर्ब क्या होती है? लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। अगले वर्ड पे आते हैं, मेलनकोली। मेलनकोली मीन्स दुख। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। आप बहुत ज्यादा दुख में हो। डेस्पोंडेंसी, डिजेक्शन, विस्टफुलनेस, सारे शब्दों का मतलब क्या है? दुख। एंटोनिम्स, खुशी है, यूफोरिया। एक्सुबरेंस, बहुत खुशी है। इलेशन, बहुत ज्यादा। हैप्पी हो, एक्सटेसी, बहुत ज्यादा हैप्पी हो। तो जो रेलवे स्टेशन इसको छोड़ दिया गया, वो उसने एक बहुत ही गहरा सेंस उठाया, किसका? सैडनेस का। तो रेलवे स्टेशन इसको त्याग दिया गया, उससे उसको देख देख के बहुत लोग बहुत दुखी हो रहे थे, मेलनकोली। चलो इसी बात पे मुझे सैड वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे आज? 30 बता पाओगे? कोशिश करते हैं 30 लिखने की। कोई इंसान बहुत ही सैड होता है, कैसा होता है? मेलनकोलिक होता है, ल्यूग्यूब्रियस होता है, सैटरनाइन होता है, ग्लूमी होता है, ग्लम होता है, सॉरोफुल होता है, ग्रीवियस होता है, ड्यूफुल होता है, वीफुल होता है, क्रेस्ट फॉलन होता है, डाउनकास्ट होता है, ब्लू फील हो रहा होता है, बहुत बुरी तरह रो रहा होता है तो लैक्रिमोज होता है, लैक्रिमल। लैक्रिमोज और लैक्रिमल का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से क्या कर रहा है? रो रहा है। रो रहा है तो क्या बोलेंगे? टीयरफुल होता है, डिजेक्टेड होता है,
डिस्पोंडेंट होता है, मोurnफुल होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। डिसअपॉइंटेड मीन्स ये क्या हो गया मेरे साथ, बहुत ज्यादा कैसा फील कर रहा होता है, बहुत ज्यादा खराब फील कर रहा होता है। मोरोज होता है, डोलफुल होता है, डोलफुल जैसा ही वर्ड होता है डोलोरस, डोलोरस होता है, सलन होता है, फॉरलॉन होता है। फॉरलॉन मीन्स अकेला है और दुखी है, तो फॉरलॉन वर्ड में दो वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, एक अकेला भी और एक दुखी भी, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, दुखी होता है। चलो कुछ फ्रेजेस कर लेते हैं। डाउन इन द डम्प्स होता है, डाउन इन द डम्प्स मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा सैड है। ब्लू इन द फेस होता है, उस इंसान ने बहुत ही लंबा फेस बनाया होता है, ड्रॉ अ लॉन्ग फेस, बहुत सैड होता है। फील ब्लूज, ब्लू फील कर रहा होता है। डाउन इन स्पिरिट, डाउन या लो भी बोलते हैं, लो इन स्पिरिट है, लो स्पिरिटेड भी बोलते हैं, मतलब वो इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है। क्राई अ रिवर, रो रो के उसने नदियां बहा दी होती है, इतना ज्यादा वो दुखी होता है। तो जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि वो इंसान बहुत ही दुखी है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरोसेंट। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ENT लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ENT लगता है उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। फ्लोरोसेंट मीन्स जो बहुत चमक रहा हो, कोई चीज लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, चमक रहा है, हाँ, ग्लो कर रहा है, ल्यूमिनस है, रेडियंट है, बहुत ज्यादा क्या है, चमक रहा है। इनकैंडेसेंट भी बोलते हैं, इनकैंडेसेंट मीन्स वो चीज क्या कर रही है, चमक रही है। एंटोनिम्स डल है, डार्क है, डिम है। तो ऑफिस जो है चमक रहा था उन लैम्प से, फ्लोरोसेंट लैम्प से, मतलब उन लैम्प से क्या निकल रहा था, लाइट निकल रही थी, और ऑफिस उस चीज से क्या कर रहा था, ऑफिस उस चीज से चमक रहा था। अच्छा, कल हमने चमकने वाले वर्ड्स और भी किए थे, कौन कौन से वर्ड्स किए थे, एक तो एफल्जेंट किया था, याद आ रहा है, इसका मतलब भी क्या होता है, वो चमक रहा है। रेफल्जेंट, तो एफल्जेंट और रिफल्जेंट इन दोनों शब्दों का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज चमक रही है। अगले वर्ड पे आते हैं एक्मे। एक्मे मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। पिनिकल बोलोगे, जेनिथ बोलोगे, एपोजी बोलोगे, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे क्रेस्ट, क्रेस्ट सबसे ऊपर, जैसे कोई वेव होती है तो क्रेस्ट उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, और जो ट्रफ होता है वो क्या होता है, उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ। और क्या बोलते हैं सबसे ऊंचे वाले पॉइंट को, समिट, क्लाइमैक्स, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। और एक आध वर्ड और रह रहा है ना, कौन सा वर्ड रह रहा है, याद करो, एक्मे, जेनिथ, एपोजी, पिनेकल। एक वर्ड और हम मिस कर रहे हैं, हाँ, आप लोग के कमेंट्स दे रहे हो, आप ही लोग मुझे बताओगे कौन सा वर्ड है जो मिस कर रहे हैं। वर्टेक्स, राइट, वर्टेक्स इज ऑल्सो व्हाट, द हाईएस्ट पॉइंट। क्राउन भी बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। पीक, राइट, पीक भी रह रहा है, पीक भी बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। एंटोनिम्स, नादिर, नादिर में सबसे नीचे वाला पॉइंट, नादिर, नादिर सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो एथलीट जो है अपने करियर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया 3 टाइटल्स जीतने के बाद, तो उसने बैक टू बैक 3 टाइटल्स जीते और वो क्या हो गया, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अगले वर्ड पे आता है टेस्टिफाई करने का मतलब क्या है कि आप कोर्ट में जाके कुछ गवाही दे रहे हो, टेस्टिफाई कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वो आप गवाही दे रहे हो। टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट स्पेशली इन कोर्ट, तो कोर्ट में जाके आप क्या दे रहे हो, गवाही दे रहे हो। अटेस्ट कर रहे हो, आप अपना फॉर्म अटेस्ट करते हो ना, जब भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें सेल्फ अटेस्ट होता है फॉर्म, या किसी और से भी अटेस्ट करवाना होता है। उसका मतलब क्या है कि अटेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप कंफर्म कर रहे हो कि वो चीज़ सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। डिक्लेयर कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो कि जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। एंटोनिम्स, मना कर रहे हो, उसके खिलाफ वो रिफ्यूट कर रहे हो, साफ साफ मना कर रहे हो। तो जो विटनेस था, विटनेस कौन होता है, चश्मदीद गवाह, तो गवाह को बोला गया कि वो कोर्ट में क्या दे, कोर्ट में गवाही दे, ऐसा उसको बोला गया। उसकी गवाही को क्या बोलते हैं, उसकी गवाही को बोलते हैं टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या होती है, गवाही। जो शपथ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओथ। अच्छा, किसी ने गवाही दी और गवाही देने के बाद भी उसने बोला कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा,
और फिर भी उसने क्या किया, उसने झूठ बोल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड द वर्ड इज परजुरी। परजुरी क्या होता है, एक्ट ऑफ लाइंग इन अ कोर्ट। तो किसी इंसान ने गवाही दी और गवाही झूठी दे दी, तो उसने क्या किया है, परजुरी करी है। परफिडी क्या होता है, परफिडी इज बेवफाई, बिट्रेयल। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा है, क्यों, क्योंकि उसने परफिडी करी है, मतलब बेवफाई करी है। एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है कोर्ट रिलेटेड, एलिबाई। एलिबाई क्या होता है कि आपके ऊपर इल्जाम लगा है कि आपने उसका मर्डर किया है, लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया कि जिस समय मर्डर हुआ था आप उस समय वहां थे ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिबाई। तो एलिबाई का मतलब क्या है, यू वर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द, या फिर एट द टाइम ऑफ क्राइम, मतलब आप जो है क्राइम के टाइम पे वहां पे थे ही नहीं, तो दैट इज एलिबाई। एलिबाई वर्ड भी बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है, इसको आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, अगर मैं इसको प्रॉपर बोलूँ तो स्टेटमेंट हो गया कि यू वर नॉट प्रेजेंट, और इसको हम शॉर्ट में लिखें, नॉट प्रेजेंट कब, जब क्राइम हुआ है, आप तो कश्मीर गए हुए थे। तीनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर नाउन, ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, ग्रीवियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ग्रीवियस मीन्स कोई चीज बहुत ही सीरियस है, मतलब बहुत ही दुख देने वाली है, बहुत ही परेशान करने वाली है, तो वो चीज कैसी है, ग्रीवियस है। वेरी सीरियस, सीवियर और कॉजिंग ग्रेट सफरिंग। डायर है, बहुत सीरियस है। कैलोमीटर से तबाही मचा देने वाली है। एग्रेगियस है, बहुत सीरियस है। ग्रेव है, कोई चीज बहुत ग्रेव होती है, बहुत सीरियस होती है। एंटोनिम्स ट्रिवियल है, मामूली सी है। इनोक्यूअस मतलब कोई नुकसान ही नहीं है उसका, हार्मलेस है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ट्रिवियल है मतलब मामूली सी है, मतलब पेटी है। तो एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई, जिसकी वजह से अथॉरिटीज को जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको रिव्यू करना पड़ा, उनको चेक करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरीज हुई थी। अच्छा, यहाँ पे हमने ग्रेव वर्ड किया। जब ग्रेव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, सीरियस, है ना। इसका नाउन फॉर्म हो जाता है ग्रेविटी। ग्रेविटी शब्द के दो मतलब होते हैं। एक ग्रेविटी आपको पता है, जिसकी वजह से सामान नीचे गिरता है। तो न्यूटन ने 3 लॉज निकाले थे। न्यूटन ने देखा था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा था। एक ग्रेविटी वो होता है। दूसरा ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी जब नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है सीरियसनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो सिचुएशन की ग्रेविटी को समझने की कोशिश करो, मतलब सिचुएशन की सीरियसनेस को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगला ग्रेव जो होता है वो नाउन की तरह भी यूज होता है। और तब ग्रेव का मतलब क्या होता है, तब ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो किसी की कब्र को क्या बोलते हैं, किसी की कब्र को ग्रेव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कब्र को ग्रेव बोलते हैं तो ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड हो जाता है कब्रिस्तान, मतलब जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। कब्रिस्तान को और क्या बोलते हैं, सेमेट्री भी बोलते हैं, मतलब जहां पे लोगों को क्या किया जाता है, जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। तो एक ही वर्ड है ग्रेव, बट उसके बहुत ही सारे मीनिंग्स हैं और बहुत अलग अलग मीनिंग्स हैं, सबको पता होना चाहिए। हाँ, टूम भी होता है। टूम इज व्हाट, जो कब्र होती है उसको टूम भी बोलते हैं, राइट। कोई दिक्कत किसी को। और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है फ्यूनरल। फ्यूनरल के साथ सर्विसेज नहीं लगाते, तो फ्यूनरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्यूनरल। अच्छा, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जहां लोगों को जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे बताओगे। तो जहां लोगों को जलाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज, जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मॉर्टुअरी या फिर मॉर्ग। ये क्या होता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। अच्छा, जो लकड़ी का वो होता है, लकड़ी की जो पूरी की पूरी, क्या बोलते हैं उसका हिंदी वर्ड नहीं, जहाँ पे जिसके नीचे बॉडी को, जिसके नीचे रखा, बॉडी को जिसके ऊपर रखा जाता है, इस लकड़ी की इसको क्या बोलते हैं, पायर।
व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल इट फायर। ये वर्ड भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। हाँ राइट, बिल्कुल सही बोला। जहां बॉडीज को जलाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिमेटोरियम। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर बर्न्ड, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट क्रिमेटोरियम। चलिए वापस आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड इज व्हाट, पर्सपिक्विटी। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, एडजेक्टिव फॉर्म है पर्सपिकेशियस। अच्छा, इसमें भी ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं पहले वो बात कर लेते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एक्चुअली उसका नाम पर्सपिकेशियस नहीं था, पर्सपिक्वस था। हाँ वही आपको बता रही हूँ, पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस, और दूसरा वर्ड होता है पर्सपिक्वस। तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म पर्सपिक्वस था। पर्सपिक्वस का मतलब होता है क्लियर, और पर्सपिकेशियस शब्द का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है, बहुत स्किल्ड तरीके से एक्शन लेता है। तो दोनों वर्ड्स में बस थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है, बट दोनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम डिफरेंट है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना इन दोनों वर्ड्स में। दोनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच भी एकदम सेम है। तो ये इंसान स्किल्ड है, इंटेलिजेंट है, इसको बहुत नॉलेज है, ये इंसान बहुत डिसर्निंग है, अपने काम में बहुत प्रोफिशिएंट है, और ये जो चीज़ है वो एकदम क्लियर है। इसका एक सिनोनिम होता है कॉन्स्पिक्वस। तो कॉन्स्पिक्वस से क्लियर है। दोनों ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव। तो इस पर्सपिक्वस का नाउन फॉर्म है पर्सपिक्विटी। मीन्स किसी चीज को आप एकदम क्लियरली बता रहे हो, क्लैरिटी है, ल्यूसिडिटी है, क्लियरनेस है, मतलब एकदम आपने साफ साफ उस चीज को क्या किया है, बता दिया है। ऑब्सक्योरिटी है, छुपाया है, एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर थी, जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी बहुत आसान हो गया था समझने के लिए, क्योंकि उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो कैसी थी, बहुत ही क्लियर थी। समझ आई वोकैबुलरी। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 5000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत के तुरंत एक थम्सअप दे देंगे मुझे, लाइक भी कर देंगे और कमेंट सेक्शन में भी थम्सअप दे देंगे। चलिए आ जाते हैं स्टोरी पे। द लाइट दैट गेव हिम होप, वो लाइट जिसने उसे उम्मीद दी। आज की कहानी है वेदांत की। वेदांत की लाइफ ना बड़ी बोरिंग सी थी। छोटे से गांव में रहता था, अपने दिन स्पेंड करता था पुरानी अप्लायंसेस को ठीक करता था, छोटी सी वर्कशॉप में जो उसके पापा की थी। फिर क्या हुआ, पापा की डेथ हो गई, और वेदांत को बहुत ही ग्रीवियस वॉज सीरियस इमोशनल लॉस हुआ, और वो धीरे धीरे दुख में डूब गया। मेलनकोली वॉज सैडनेस। वो दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, प्लान्स बनाना बंद कर दिया, और उसको सब लगा कि जो उसके सपने हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। फिर एक दिन बहुत तूफान आया, जब वो उस वर्कशॉप को क्लीन कर रहा था, तो एक अचानक से ब्राइट, फ्लोरेसेंट मीन्स चमकने वाली, शाइनिंग, तो एक लाइट चमकी, वो फ्लिकर करने लगी। फ्लिकर मीन्स तेज ज्यादा होने लगी। वेदांत जाने ही वाला था, उसने एक किताब देखी जो एक वुडन बॉक्स के पीछे छिपी हुई थी। उसमें उसके पापा के प्लान्स थे, और प्लान क्या थे कि उनको सोलर लैम्प बनानी थी फैमिलीज के लिए, जो फैमिलीज बिना इलेक्ट्रिसिटी के जी रही हैं। इतनी क्लैरिटी थी, पर्सपिक्विसिटी मीन्स क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी थी डिजाइन्स की कि उससे लग रहा था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइडिया भी आसान था। वेदांत को लगा कि उसके पापा जो है उसके लिए एक मैसेज छोड़ गए हैं कि उसे गिव अप नहीं करना है। तो उस डिस्कवरी से इंस्पायर होके उसने थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और पहली सोलर लैम्प बनी। बहुत बार फेल हुआ, लेकिन हर फेलियर ने उसे बहुत कुछ सिखाया। इतनी मेहनत के बाद उसकी लैम्प काम करी, लाइट मिली एक पुअर फैमिली के डार्क होम को। तो लोग जो है उसके काम की तारीफ करने लग गए। लेकिन एक वेल्दी बिजनेसमैन ने क्या किया, उसके प्रोजेक्ट को यूसुफ का मतलब छीनने की कोशिश करी, ये कह के कि जो डिजाइन है वो उसकी कंपनी की है। तो वो अपने आप को एग्रेंडाइज करना चाहता था, मतलब अपने आप अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, क्रेडिट लेके वेदांत के इन्वेंशन का। और कोई भी इंसान अगर वेदांत को सपोर्ट कर रहा था तो वो उसको डरा रहा धमका रहा था। वेदांत डर गया, लेकिन वो साइलेंट नहीं रहा।
उसने विलेज के काउंसिल के सामने अपीयर किया, गवाही दी, अपनी नोटबुक दिखाई, एक्सपेरिमेंट्स दिखाया और स्ट्रगल दिखाया। उसने स्केचेस भी दिखाए, रिसीट्स भी दिखाई, वर्किंग मॉडल भी दिखाया। उसकी ऑनेस्टी और करेज और इतने शांत एक्सप्लेनेशन की वजह से हर कोई उसकी बात को मान गया। एस्टीम मींस हर कोई उसको रिस्पेक्ट करने लग गया और बिजनेसमैन के झूठे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। विलेजर के सपोर्ट से वेदांत ने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई जिससे अफोर्डेबल लैम्प्स मिली और एम्प्लॉयमेंट मिला बहुत सारे लोगों को। सालों बाद उसका प्रोजेक्ट एक्मे मींस हाइट पे पहुंच गया सक्सेस की, और इलेक्ट्रिसिटी मिली बहुत सारे घरों में। फिर भी वेदांत हम्बल रहा। उसने याद रखा कि उसकी जो जर्नी है वो तब शुरू हुई थी जब बहुत अंधेरी रात थी, मतलब बहुत मुश्किलों में था, बहुत प्रॉब्लम्स में था, तब उसकी जर्नी शुरू हुई थी। तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही आपके दर्द को पर्पस में कन्वर्ट कर सकती है। जब करेज होता है और सच्चाई होती है आपके एक्शंस में, डार्केस्ट जर्नी भी आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो हमें किस चीज की तरफ मूव करना है? सक्सेस की तरफ मूव करना है। फेलियर्स आएंगे, दुख आएगा, डार्कनेस होगी, बट हमें अपना रास्ते से भटकना नहीं है और बस आगे बढ़ते हुए जाना है। आप भी अपनी फैमिली के दिन बदल सकते हो, आप भी अपने दिन बदल सकते हो। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? उम्मीद की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ एडिटोरियल में आए हो, इसका मतलब है आप ऑलरेडी रास्ते पे निकल चुके हो। आप एडिटोरियल आए हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी रास्ते पे निकल चुके हो। बस अब इस रास्ते पे चलते रहना, अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं बेटा। अगर मैं स्पेसिफिकली, चलो एसएससी में, डिफेंस में तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली अगर बैंकिंग एग्जाम्स की भी बात करूँ, हर साल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं भर भर के। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, इतने बच्चों को देखा है कि ऐसे ऐसे बच्चे भी तैयारी करे हैं जिनके पास एक टाइम का खाने के लिए पैसे नहीं है, और वो बच्चे आज उस पोजीशन पे हैं कि वो अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट्स दे रहे हैं। उन्होंने अपनी ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली के दिन बदल दिए। आप भी बदल सकते हो, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। ये सारे के सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हो, पीडीएफ में आपको ये शेयर हो जाएंगे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। रेक्ल्यूस, जो इंसान अकेला रहता है। सोमनैम्बुलिस्ट, जो नींद में चलता है। एम्ब्यूल वर्ड का मीनिंग होता है वॉक करना, सोम का मतलब होता है नींद, नींद में चलने वाला। बिब्लियोक्लैप्ट, बिब्लियो मीन्स किताबें, क्लैप्ट मीन्स चोरी करना, जो किताबों को चोरी करता है। कैकोग्राफर, ग्राफ मीन्स लिखना, कैको मीन्स बहुत ही खराब, जिसकी बहुत खराब हैंड राइटिंग है या जिसकी स्पेलिंग्स बहुत गलत होती है, कैकोग्राफर। फ्रेजल वर्ब्स, जर्क अप, किसी चीज को आपने बहुत अचानक से उठा दिया, जर्क अप कर दिया, या अचानक से कोई चीज उठ गई। जैम इनटू, बहुत भीड़ भाड़ है और आप उसी भीड़ भाड़ में फिट होने की कोशिश कर रहे हो। बस पूरी भरी पड़ी है और आप उस बस में जैम इनटू कर गए, मतलब उस बस में आप भी एंटर कर गए, तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह में अपने आप को फोर्स करना। जैम अप, किसी चीज को रोक दिया, आप ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, जैम अप कर दिया। जॉइन इन, किसी चीज में हिस्सा ले लिया आपने, तो शी डिसाइडेड टू जॉइन इन द डिस्कशन, उसने डिस्कशन में हिस्सा लेने का सोचा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेस्ट द वाटर्स, आपने पहले को क्या किया कि पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ, मैं अभी पूरी तरीके से नहीं कूद रहा इस चीज में, पहले मैं पानी को टेस्ट कर लूँ। मीन्स आप ये देख रहे हो कि वो चीज सक्सेसफुल हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, पहले टेस्ट करके देख रहे हो। थ्रो वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज को रोक रहे हो। ड्राउन इन वंस ओन टीयर, अपने ही आंसुओं में डूब गए, मतलब बहुत दुखी हो। और फ्लड ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मेक वेव्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए आपने, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में सभी को? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। लूजिंग द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज। लूजिंग फॉरेस्ट फॉर ट्रीज का मतलब पता है आपको क्या होता है? कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोड़ रहे हो, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए आप लॉन्ग टर्म फायदे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फॉरेस्ट को खो रहे हो पूरे के पूरे को ट्रीज के लिए। सीएजी ने जो ऑडिट किया, जो चेक किया ग्रीन इंडिया मिशन का, उसके ऊपर हम बात करने वाले। चलिए
पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 5,500 बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे जितने सेशन लाइक नहीं किया है वो आज के आज सेशन अभी के अभी सेशन लाइक कर देंगे। आ जाते हैं आर्टिकल पे, पहले आप पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अ परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑडिट मीन्स चेकिंग, तो एक तरीके से ऑडिट हुआ, एक तरीके से चेक हुआ बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी एक डिपार्टमेंट है, उसने चेक किया ग्रीन इंडिया मिशन को। हैज फाउंड, उनको क्या पता लगा उस चेकिंग में, दैट अ स्कीम, एक स्कीम जिसको कंसीव मीन्स प्लान किया गया था, जिसको प्लान किया गया था टू हील मीन्स वो ठीक करेगी इंडिया के फॉरेस्ट को, वो स्कीम ने अक्रॉस अ डेकेड मतलब लगभग 10 सालों में अचीव्ड ऑलमोस्ट, क्या अचीव किया है, नथिंग, कुछ भी अचीव नहीं किया है। इट सेट आउट टू डू, सेट आउट मीन्स निकली थी जिस काम को करने के लिए, तो वो स्कीम जिस काम को करने के लिए निकली थी पिछले 10 सालों में उसने कुछ भी उस चीज में अचीवमेंट नहीं दिखाया है, कुछ भी अचीव नहीं किया है, और ये बात हमको एक ऑडिट से पता लगी। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग फॉरेस्ट क्वालिटी ओवर 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स, उसको इतने ज्यादा हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी थी, मिशन ने मैनेज किया सिर्फ और सिर्फ 0.11 मिलियन। तो इसको 1.4 मिलियन करना था, इसने सिर्फ 0.11 मिलियन किया, मतलब अपने टारगेट का 1/10 भी नहीं किया। ऑन एक्सपैंडिंग फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में, मतलब पेड़ वगैरह ज्यादा उगाने में, मिशन ने बेयरली का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर, हार्डली, स्क्रेप टुगेदर का मतलब क्या है, किया, कितना किया उसने, मुश्किल से 4% किया। स्क्रेप टुगेदर का मतलब क्या होता है, हल्का हल्का फुल्का फुल्का सब जगह काउंट कर ले तो 4% हुआ से। जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी थी, ये भी एक अथॉरिटी का नाम है, कैंपा। ये चैनल्स, ये क्या करती है, ये कैसे मूव करवाती है, जो पैसा कलेक्ट होता है इंडस्ट्रीज से, जो इंडस्ट्री से पैसा आता है उसको ये मूव करवाती है, और डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड, और फॉरेस्ट लैंड को हम डाइवर्ट करते हैं अफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट में जाके पेड़ और उगाते हैं। वाइल द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेग्स है, अब इसका नाम चेंज किया गया, रीब्रांड किया गया, इसका नाम चेंज किया गया है वीबीजी रामजी फंड्स। तो ये किया गया है वीबीजी रामजी किया गया इसका नाम। ये क्या करती है, फंड करती है रूरल वेज लेबर को, तो गांव में जो लोग काम करते हैं उसमें ये फंड देती है, और उन लोगों को हम किस में यूज कर सकते हैं, गांव में रूरल वेज, जो गांव में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लेबर को हम किस में यूज कर रहे हैं, प्लांटेशन में, कि वो पेड़ उगाएंगे, एंड लैंड रिस्टोरेशन वर्क, और लैंड को रिस्टोर करेंगे, मतलब वापस से वहां पेड़ वेड़ उगाएंगे, वापस से वहां फॉरेस्ट बनाएंगे। लेकिन ये जो जीआईएम है, इसका जो कन्वर्जेंस है विद दी स्कीम्स, तो जीआईएम जो था, ग्रीन इंडिया मिशन जो था, वो इन स्कीम्स के साथ कन्वर्ज होना था, मिलना था, मतलब उस स्कीम को इस स्कीम में कन्वर्ज करना था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उसमें हमें लोगों को से पेड़ उगवाने थे, सब कुछ करवाना था। ये कभी हुआ ही नहीं, मटेरियलाइज ही नहीं हुआ, वास्तव में हुआ ही नहीं। तो ऑथर की टोन कैसी है, ऑथर की टोन क्रिटिकल है। ऑथर ने बोला कि 10 साल से एक मिशन चल रहा है और इस मिशन ने ना के बराबर काम किया है, इतना सारे फॉरेस्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी थी, 1/10 भी नहीं किया।
इतने सारे पेड़ उगाने थे, 4% भी नहीं उगाए। काफी स्कीम्स का भी फायदा लेना था, स्कीम्स को इंक्लूड करना था अपने अंदर, वो चीज हुई नहीं। तो जो जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? द मिशन वॉज वन ऑफ द 8 पिलर्स। तो ये जो ग्रीन इंडिया मिशन था, ये 8 पिलर्स में से एक था नेशनल एक्शन प्लान के क्लाइमेट चेंज पे। तो कंट्री को एक पूरा का पूरा प्लान बनाया था क्लाइमेट चेंज से लड़ने का। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इन सब से लड़ने का एक पिलर था कि हम खूब सारे पेड़ लगाएंगे। इसको अनवील किया गया था। अनवील मीन्स लोगों के सामने रखा गया था, डिस्क्लोज किया गया था, रिवील किया गया था 2008 में। तो 2008 में लोगों के सामने रखा गया। एंड द इंस्ट्रूमेंट, और वो चीज जिसके थ्रू इंडिया ने प्रॉमिस किया था, पेरिस अग्रीमेंट में इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया था कि हम एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एब्जॉर्ब करवाएंगे। 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन तक का हम कार्बन सिंक बनाएंगे। मतलब इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब करवाएंगे 2030 तक। वो हम कैसे करवाने वाले थे? पेड़ उगा के, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो हमने वादा किया था कि हम इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करवाएंगे, इतने पेड़ उगाएंगे ग्रीन इंडिया मिशन के थ्रू, और इस ग्रीन इंडिया मिशन ने काम ही नहीं किया। इट्स एनिमेटिंग आइडिया। एनिमेटिंग का वैसे मतलब क्या होता है कि आप किसी मॉडल को कैसे काम करवाओगे, तो कोई मॉडल कैसे वर्क करेगा। तो इस मॉडल का वर्किंग आइडिया क्या था कि ये मॉडल कैसे काम करेगा? इकोलॉजिकल था। इकोलॉजिकल मीन्स पूरा इन्वायरमेंटल था। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितने भी एनिमल्स वगैरह रहते हैं फॉरेस्ट में। पानी, सीक्वेस्ट्रेशन, सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब वही होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। एंड द रिवाइवल, रिवाइवल मीन्स वापस से हम जान डाल रहे हैं। रिवाइवल मीन्स रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मीन्स हैबिटेट मीन्स घर। तो जानवरों का घर हम उन्हें वापस देंगे, कैसे? फॉरेस्टेशन करके। जब फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाएगा, फॉरेस्ट की क्वालिटी अच्छी करी जाएगी, तो जानवरों को एक सुरक्षित घर भी मिलेगा। तो ये इस आइडिया पे ये चीजें काम करनी थी। GIM हाउएवर, लेकिन ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ऐसा लग रहा है कि ये बैक बर्नर पे है। कोई भी चीज बैक बर्नर पे होती है मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो सरकार ने उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो उसे देनी चाहिए थी। मम्मी को जो दूध उबालना होता है, उनको लग रहा होता है कि दूध उबालने में ज्यादा इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं है, मैं सब्जी आगे बना लेती हूँ। तो मम्मी क्या करती है, दूध वाली पतीली को पीछे वाले गैस पे रख देती है। तो अगर आप किसी चीज को पीछे वाली गैस पे रखते हो, इसका मतलब है आप उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। और सारे के सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए क्या किया गया? रिप्लेस्ड बाय अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो ये इतना बड़ा मकसद था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें बस ट्री प्लांटेशन ड्राइव से इसे रिप्लेस किया, जिसको बोला गया एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर। लॉन्च इन 2024। ये जो एक पेड़ माँ के नाम है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको 2024 में लॉन्च किया गया। सरकार ने बोला कि हमने 140 करोड़ सैपलिंग, सैपलिंग भी छोटे छोटे से पेड़ जो है वो लगाए हैं सो फार मींस अब तक। बट द लेटेस्ट फॉरेस्ट डेटा, लेकिन जो फॉरेस्ट डेटा है वो एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोज मींस रिवील कर रहा है कि गल्फ है। गल्फ मींस कितना बड़ा डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है? पेड़ और फॉरेस्ट के बीच में।
तो पेड़ तो लगा दिया बट फॉरेस्ट नहीं बना पाया उसको। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बताती है कि चलो इतना गेन हुआ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर का गेन हुआ है ग्रीन कवर में, ग्रीन कवर बढ़ गया है, लेकिन सिर्फ इतना सा ही उसका ट्रू फॉरेस्ट है, बाकी फॉरेस्ट नहीं। तो ग्रीन कवर बढ़ गया, आपने छोटे छोटे पेड़ वेड़ लगा दिए बट उसको फॉरेस्ट नहीं कह सकते, फॉरेस्ट तो सिर्फ इतना ही बढ़ पाया है। जो बाकी का जो है 1289 स्क्वायर किलोमीटर वो ट्री कवर है फॉरेस्ट के बाहर का। विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो डेंस कैनपी है, कैनपी समझते हो क्या होता है? कैनपी होता है जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, तो इससे पूरा का पूरा एरिया कवर होकर के अंदर धूप भी नहीं आ पा रही है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कैनपी। तो फॉरेस्ट के अंदर भी क्या हो रहा है, जो कैनपीज है, कैनपीज का मतलब क्या है? जो डेंस फॉरेस्ट है, मतलब ऐसी इस तरह के फॉरेस्ट हैं जहां पे सब जगह पेड़ ही पेड़ से कवर्ड है, तो वो चीज जो है कन्वर्ट होती जा रही है और वो किस में बनती जा रही है? स्क्रब में बनती जा रही है। स्क्रब का मतलब क्या होता है कि वो रिमूव होती जा रही है, बहुत हल्की हल्की सी लाइंस रहती जा रही है। आप स्क्रब करते हो ना अपने फेस पे बॉडी स्क्रब होता है, फेस स्क्रब होता है, वो क्या करता है? चीजों को रिमूव करता है, गंदगी को रिमूव करता है। तो यहाँ पे स्क्रब का मतलब क्या है कि वो अब कैनपी बची नहीं रही, वो कैनपी एकदम खाली खाली सा होता जा रहा है, डेंस फॉरेस्ट अब खत्म सा होता जा रहा है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? अर्गो, अर्गो का मीनिंग क्या होता है? देयरफॉर, इसीलिए, अतः। इंडिया प्लांट तो ज्यादा कर रहा है लेकिन फॉरेस्ट नहीं बना पा रहा उसमें। फ्यू एग्जाम्पल्स इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट मीन्स कवर दिस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस चीज को कवर कर रहे हैं, जैसे कि जो कंट्रोवर्सी हुई, जो लड़ाई हुई अरावलीज को लेके। आर्ग्युएबली, मतलब इस बात पे कह सकता हूं मैं कि जो कंट्री की सबसे ज्यादा डिग्रेडेड रेंज है, मतलब कंट्री का सबसे ज्यादा डिग्रेडेड रेंज का मतलब क्या है? हिल्स वगैरह, माउंटेन्स। तो जो सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में जो रेंज है, इसके जो हिल लॉक्स हैं, तो जो इसके पहाड़ हैं उनको क्वेरी किया जा रहा है, उनमें क्या किया जा रहा है? उनसे पत्थर निकाले जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। इसकी जो नेटिव ग्रोथ है, जो उसके वहां के पेड़ों की ग्रोथ है, उसको ओवररन किया जा रहा है। ओवररन का मतलब क्या है? वो ग्रोथ जो है खत्म होती जा रही है बाय द इन्वेसिव विलायती किकर। इन्वेसिव मीन्स अटैक करने वाला। तो वहां पे क्या हो रहा है? विलायती किकर, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये किसी तरह का प्लांट का नाम होगा जो बाकी प्लांट्स को खत्म कर रहा होगा। तो उसके जो नेटिव प्लांट्स हैं वहां के, खुद नेटिव मीन्स लोकल, तो वहां के जो लोकल प्लांट्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं इस वाली चीज की वजह से। ये क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। इट इज नाउ टू बी रेस्क्यूड, अब इसको बचाना पड़ेगा। रेस्क्यूड मीन्स प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किस चीज से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इसको? अब इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ग्रीन वॉल ऑफ फ्रेश प्लांटिंग। तो वहां पे हमको फ्रेश प्लांटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अब जितनी भी ये चीजें हो रही है, यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज हुआ। पहला वर्ड है आर्बोरियल। आर्बोरियल शब्द का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो कोई भी चीज जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो आर्बोरियल। दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ? द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट शब्द का मतलब क्या होता है? कि आप जो एक्शंस ले रहे हो, तो आपने जो ट्रीज कॉन्स्क्रिप्ट, मतलब आपने जो फॉरेस्ट में प्लांटेशन किया, आपने जो एक्शन लिया, तो आपने जो जो चीजें करी, तो दीज आर्बोरियल कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ये जो आपने ट्रीज प्लांट किए यहाँ पे, ट्री प्लांटेशन जो आप कर रहे हो यहाँ पे, कैन नॉट अंडू, वो खत्म नहीं कर सकता उस डैमेज को। तो जो नुकसान आपने इतने सालों की माइनिंग से किया है, तो जो नुकसान आपने इतने सालों की माइनिंग कर करके किया है, उसको आप डैमेज जो हुआ है, उस डैमेज को आप पेड़ लगा के, आर्बोरियल मीन्स फॉरेस्ट से रिलेटेड, पेड़ से रिलेटेड, कॉन्स्क्रिप्ट मीन्स वहां पे लगाना, तैनात करना, तो पेड़ लगा के ठीक नहीं कर सकते।
हॉल्ट एनक्रोचमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, एनक्रोचमेंट जो है, अतिक्रमण जो है उसको रोकना पड़ेगा। और समन बैक एन इकोसिस्टम, तो ये जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं जो आप पेड़ वेड़ लगा रहे हो वहां पे, वो समन का मीनिंग वैसे क्या होता है, कॉल। यहाँ पे समन का मीनिंग है वापस लाना। वापस नहीं ला सकते एक ऐसे इन्वायरमेंट को जिसको इतना लंबा टाइम लग गया फॉर्म होने में। तो ऑथर ने क्या बोला कि आपने क्या किया, सब कुछ तबाह तो कर दिया, आपने वहां माइनिंग करी, आपने वहां इंक्रोचमेंट करा, अतिक्रमण किया, तो आपको क्या लगता है कि आप थोड़े बहुत पेड़ लगाओगे और वो इन्वायरमेंट वापस से ठीक हो जाएगा, वो डैमेज खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। रिस्टोरेशन इज नॉट लैंडस्केपिंग। रिस्टोरेशन का मतलब क्या, चीजों को वापस लाना। तो वापस लाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप लैंडस्केपिंग कर रहे हो। लैंडस्केपिंग शब्द का मतलब क्या हो गया कि आप चीजों को दिखने में सुंदर बना रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को वापस से ठीक कर रहे हो। तो दिखने में सुंदर बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज वापस से ठीक हो जाएगी, सारा का सारा डैमेज खत्म हो जाएगा। सीएजी का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सीएजी जिस चीज से काम करती है वो अकाउंटेंसी, कि वो क्या करती है, अकाउंटेंसी करती है, काउंट करती है। वो काउंट कर लेगी कितने हेक्टेयर में हमने पेड़ लगा दिए, कितना पैसा लगा दिया, लेकिन वो ये नहीं देख सकती कि फॉरेस्ट वहां बना या नहीं बना। एक लिविंग फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, वो उसको काउंट नहीं कर सकती। और उसका जो असेसमेंट है, असेसमेंट मीन्स इवेलुएशन, उसका जो इवेलुएशन है वो हमेशा नहीं कैप्चर कर पाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इन मिशन को इंप्लीमेंट करने के। हाउएवर, लेकिन फिर भी उसका जो जजमेंट है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। एक मिशन जो है इंडिया के फॉरेस्ट को वापस से जान डालना, उसको अलाउ किया गया विदर होना, मतलब वो कमजोर होता रहा, विदर मीन्स कमजोर होता रहा। तो एक मिशन हमने, हमारी सरकार ने चलाया था कि हमें फॉरेस्ट को वापस से लेके आना है, फॉरेस्ट में जान डालनी है। वो मिशन बेकार हो गया, वो विदर करता रहा, और स्टेट ने अपने आप को बिजी कर लिया पेड़ों को काउंट करने। तो ऑथर ने कितनी अच्छी बात बोली कि पेड़ों को काउंट करके ही लग रहा है कि वो खुश हो रहे हैं कि हमने इतने पेड़ उगाए, हमने इतने पेड़ उगाए। वो पेड़ों को जो आप उगा रहे हो, क्या उससे फॉरेस्ट बन रहा है? क्या एक फॉरेस्ट की वो जगह ले पा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। समझ आया आर्टिकल सभी को? एवरीवन, यस और नो? चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। ऑन द बैक बर्नर जो फ्रेज है इसका बताना है कि कौन सा है जो इसके मीनिंग को बताना है, ठीक है। तो ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या था कि आप वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो अगर किसी भी चीज को बैक बर्नर पे रख रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम कर रहे हो, ठीक है। टू पुट समथिंग ऑन द बैक फुट, आप किसी चीज को बैक फुट पे रख रहे हो। तो ये ना बहुत सारे बच्चों को सेम सा लग रहा होगा कि ऑन द बैक बर्नर, ऑन द बैक फुट, बट इसका ना मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। ऑन द बैक फुट पे रखने का मतलब क्या होता है कि वो जो इंसान है उसकी पोजीशन थोड़ी सी खराब है, इन अ डिसएडवांटेज्ड पोजीशन। आपने उसको कम इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इसका मतलब क्या है कि वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। डिसएडवांटेज पोजीशन में मतलब उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, उसके पास वो अवसर नहीं आ रहा है, उसके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। बेसिकली मीनिंग ये है। तो ऑन द बैक फुट और ऑन द बैक बर्नर बिल्कुल अलग अलग होता है, मैच नहीं करता। तो ये तो आंसर नहीं है। अगला है टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या है कि तूफान आया, आप उस तूफान से निकल गए, तो आपने उस तूफान को झेल लिया, तो ये भी नहीं हो सकता। टू कीप समथिंग इन अबेयंस, किसी चीज को अबेयंस में रख रहे हो मतलब आप उस चीज को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो बिल्कुल मैच हो गया कि आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। टू लेट समथिंग फॉल बाय द वे साइड, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो बी में दोनों का मतलब था कि आप उस चीज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जितनी इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, मम्मी ने बोला ध्यान रखना, आपने मम्मी की बात को हवा में फेंक दिया, मतलब आप केयर फ्री हो गए। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब आप बुल को उसके सामने से फेस कर रहे हो, मतलब किसी प्रॉब्लम को आप कन्फ्रंट कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सामने से फेस कर रहे हो। तो आंसर वॉज ओनली बी, मतलब आप उस चीज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए। सीएजी ने जो असेसमेंट किया, असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? इवैल्यूएशन। तो जो सीएजी ने इवैल्यूएशन किया वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि न्यूमेरिकल एविडेंस, जो सबूत है, वो बता सकता है कि कितना परसिस्ट, एक्सपोज मीन्स रिवील कर सकता है, रिवील मीन्स सामने रख सकता है, परसिस्टेंट मीन्स लगातार, लगातार डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस मीन्स मिसमैचिंग, चीजें मैच नहीं कर रही है कि किस लेवल पे वो पॉलिसी बनाई गई थी और कितना एग्जीक्यूट हुई है। सही बात है। तो पॉलिसी किस लेवल पे बनाई गई थी और एग्जीक्यूट कितनी हुई है, वो चीज में हमें डिफरेंस पता चला जब सीएजी ने जांच करी। तो क्या पता चला कि 1/10 भी उसने अचीव नहीं किया है। तो हमें डिफरेंस पता लग गया कि पॉलिसी बनाई तो कितने बड़े लेवल पे गई थी लेकिन हुआ एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं। क्योंकि इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन जो है उसको आप पूरी तरीके से, एनवायरनमेंट को ठीक करने को पूरी तरीके से नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते। किस वर्ड ने घोटाला किया? एंटायरली वर्ड ने यहाँ घोटाला किया कि एनवायरनमेंट कितना ठीक हुआ है उसको आप पूरी तरीके से नाप सकते हो, जैसे कि कितना हेक्टेयर ठीक हुआ है, कितना पैसा लगा, नहीं पूरी तरीके से नहीं नाप सकते। एनवायरनमेंट को आप पूरी तरीके से नहीं नाप सकते। तो बी तो गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल ऑडिट, जब एक ऑडिट होता है तो वो बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर परफॉर्मेंस कितनी है, सरकार कितना खराब परफॉर्म कर रही है। हालांकि हम पूरी तरीके से बता तो नहीं सकते, क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये पता लग जाता है कि सरकार की परफॉर्मेंस खराब है। बिल्कुल सही बात है, इस ऑडिट ने हमको बता दिया कि सरकार की परफॉर्मेंस खराब है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। इनमें से कौन सा है? वेयर फॉर का मीनिंग होता है वाई या फॉर वॉट रीजन, आप रीजन पूछ रहे हो। तो कौन सा है जो बताता है कि जो ग्रीन इंडिया मिशन का जो इंटेंडेड कन्वर्जेंस था, तो ग्रीन इंडिया मिशन को हमें बाकी स्कीम्स के साथ मिलाना था, इससे वो रिजल्ट्स नहीं आए। अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग रिसोर्सेज थी, वो मिलके उन्होंने काम नहीं किया। तो जैसे कि ऑथर ने एग्जाम्पल भी लिया था मनरेगा का, कि वहां पे रिसोर्सेज थी, उनको हम यूज कर सकते थे, उनसे प्लांटेशन करवा सकते थे, लेकिन नहीं हुई वो चीज, जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो अलग अलग प्रोग्राम्स के पास अलग अलग रिसोर्सेज थी, लेकिन हमने उनको यूज नहीं किया और मिलके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया। सही बात है। सरकार की जो फॉरेस्टेशन पॉलिसी थी उसने जानबूझ के बाहर कर दिया रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को, नहीं, पॉलिसी में तो बोला गया था कि उसको इंक्लूड करो, और यहाँ लिखा हुआ है डेलिबरेटली मींस जानबूझ के, उन्होंने जानबूझ के बाहर किया इस प्रोग्राम को, नहीं, उन्होंने जानबूझ के बाहर नहीं किया। बहुत सारे फंडिंग चैनल्स थे, इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव ही कमजोर पड़ गया, फंडिंग चैनल्स की वजह से ऑब्जेक्टिव कमजोर पड़ गया। महापापी अवार्ड,
जो बच्चे ये कह रहे हैं कि इतने जगह से पैसा आ रहा था, इसकी वजह से डाइल्यूट मीन्स कमजोर पड़ गया जो मकसद था मिशन का, पैसा आने की वजह से मकसद कमजोर पड़ गया। आंसर इज अगला, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ग्रीन इंडिया मिशन को प्लान किया गया था एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क के साथ, और इसको इंडिया के इंटरनेशनल कार्बन सिंक कमिटमेंट से भी लिंक किया गया था। लिखा हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से इसको लिंक किया गया था। जो इंडिया का ग्रीन कवर बढ़ा है, उसने बताया है कि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नहीं फॉरेस्ट नहीं बढ़े हैं भाई। लार्जली रिप्रेजेंटेड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट का क्या हुआ है, फॉरेस्ट का एक्सपेंशन हुआ है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं फॉरेस्ट का तो एक्सपेंशन ज्यादा हुआ ही नहीं। जो रिस्टोरेशन किया अरावलीज का, वो जो है इकोलॉजिकल डैमेज को ठीक कर देगा जो माइनिंग से हुआ है, नहीं ऑथर ने बोला माइनिंग से जो डैमेज है वो ठीक नहीं हो सकता। तो आंसर इज ओनली ए। स्केप्टिकल ऑथर डाउटफुल है, बिल्कुल डाउटफुल है ऑथर सरकार की परफॉर्मेंस को लेके। रेप्रोवेटिव का वर्ड का मीनिंग होता है ऑथर ने हद से ज्यादा बुराई करी है, सिर्फ बुराई बुराई करी है, पूरे पैसेज में बहुत खराब खराब बोले। ऑथर की टोन क्रिटिकल तो थी बट एक्सेसिवली क्रिटिकल नहीं थी। रेप्रोवेटिव का मीनिंग होता है हद से ज्यादा क्रिटिकल, एक्सेसिवली क्रिटिकल नहीं थी। नुआंस मींस ऑथर ने हमको बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं, हाँ ऑथर ने बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। मेंस लेवल पैसेज था, मेंस लेवल क्वेश्चंस थे, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के आउट ऑफ 5। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग वाले आर्टिकल पे। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है बस तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। जितने लोगों ने परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज परफेक्शन बैच ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेज रीअरेंजमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल एक क्लास हुई थी, आज अगली क्लास होगी। आप मंडे वाली क्लास से स्टार्ट, मतलब कल वाली क्लास रिकॉर्डेड देख लेना और आज वाली क्लास में 11 बजे लाइव आ जाए। जितने बच्चों को प्रोफेशनल बैच के बारे में डिटेल्स जानिए, मैं एकदम सेशन के लास्ट में बताऊंगी। एआई मॉडल्स को मैच करो वर्कलोड से कि वो कितना काम कर पा रहे हैं, लीडर बोर्ड से नहीं। चलो स्किमिंग करेंगे अब, है ना। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस पैसेज नाउ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री बहुत बार रैंकिंग्स पे डिपेंड करती है। एक नया सिस्टम है जो हर बार ऊपर आ जाता है। फिर एंटरप्राइजेस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल को लेते हैं, उसको एक्सेस करते हैं इन लैब से। ये जो अप्रोच है ये कम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है। सक्सेस डिपेंड कर रही है कि किस मॉडल की सबसे अच्छी रैंक है, लेकिन कौन सी स्ट्रैटेजी फिट कर रही है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। कॉस्ट, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें मैटर कर रही है। ओपन वेट मॉडल्स ने इस चॉइस को बढ़ा दिया है। क्लोज मॉडल्स जो है अलग अलग जगह डिलीवर करते हैं। ओपन वेट मॉडल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करते हैं कुछ करने के लिए, मतलब खुद से वेट्स, ट्रेन वेट्स को रन करने के लिए। सेंसिटिव डेटा जो है इन इन्वायरमेंट्स के अंदर ही रहता है। मॉडल्स को आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो नॉलेज को यूज करके। कॉस्ट भी कम हो सकती है। ओपन वेट्स लेकिन फ्री नहीं होते। रिलायबल एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट के लिए मतलब कि अच्छे से चीजें हो उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए होता है, मॉनिटरिंग चाहिए होती है, सारी चीजें चाहिए होती हैं। ज्यादा कंट्रोल से क्या होता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जुलाई 2026 में एक इंसिडेंट हुआ, इसने इस बात को बताया। रिस्पॉन्डर्स ने इनिशियली फ्रंटियर मॉडल को यूज किया था जिससे कि ये चेक करने के लिए कि कौन अटैक उन पर कर रहा है, लेकिन सेफ्टी गार्डलेस ने रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया। हगिंग फेस ने इस एनालिसिस को कंप्लीट किया खुद का मॉडल यूज करके, जिससे कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। इस एपिसोड ने दिखाया कि सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस जो है इनको मॉडल्स ऐसे चाहिए जिनको ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कंट्रोल कर सके। ज्यादातर एंटरप्राइजेस में बहुत सारे वर्कलोड्स होते हैं, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक बैंक है जो कि कस्टमर इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहा है, ये मार्केटिंग टीम से डिफरेंट है जो कि कंटेंट बना रही है। साइबर सिक्योरिटी टीम से भी डिफरेंट है। तो इसकी वजह से तीसरा ऑप्शन आया जिसको हम बोलते हैं मैनेज इन्फ्लुएंस प्लेटफॉर्म्स फॉर ओपन वेट मॉडल्स। ये सर्विसेज क्या करती हैं, ओपन वेट मॉडल्स करते हैं कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आपको ये सारे बेनिफिट्स देती है। सर्वम का एक इन्फ्लुएंस एक एग्जांपल है जो इतना सारा होस्ट कर रहा है ओपन वेट फैमिलीज। इसकी सिग्निफिकेंस ये नहीं है कि मॉडल क्या है, लाइज लेस इन द मॉडल, जबकि इसमें है कि ये एक्सेसिबल कितना करवा पा रहा है। तो एंटरप्राइजेस को डिप्लॉयमेंट को वर्कलोड से मैच करवाना होगा। क्लोज एपीआईज जो है कुछ चीजों में सूट करेंगी, बाकी जगह ये सारी चीजें काम करेंगी। तो एडवांटेज जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास होगा जो इसको एक आर्किटेक्चरल डिसीजन मानेंगे, ना कि एक प्रोक्योरमेंट। मतलब बेसिकली ऑथर ने वही बोला कि आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए, आपकी चीजें सिक्योर होनी चाहिए, इसलिए आपके पास कंट्रोल होना चाहिए उस मॉडल का जिस मॉडल पर आप वर्क कर रहे हो। तो उसके लिए ओपन वेट मॉडल्स आ गए हैं। तो एंटरप्राइजेस जो है ओपन वेट मॉडल्स की तरफ इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट खत्म हो जाती है। नहीं, एंटरप्राइजेस जो हैं अब मॉडल्स को पहले से परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करते थे, अब वो मॉडल्स को चूज कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज को वर्कलोड के हिसाब से ठीक लग रहा है। एंटरप्राइजेस अब मैनेज्ड एपीआईज को अबैंडन कर रही है। नहीं, एंटरप्राइजेस अब डेटा रेसिडेंसी को ऊपर रखती है बाकी सब चीज से। नहीं, एंटरप्राइजेस पहले से परफॉर्मेंस के बेसिस पे मॉडल को जज करती थी, अब वो जज कर रही हैं कि कितना वर्कलोड है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज लगा रही है। हगिंग फेस सिक्योरिटी का जो इंसिडेंट है वो क्या बता रहा है कि वो इनकेपेबल है? नहीं। वो ज्यादा महंगे हैं? नहीं। उनके जो सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रोक सकते हैं लेजिटिमेट एनालिसिस को जहां पे सेंसिटिव चीजें हो रही हैं। सही बात है। ओपन वेट मॉडल्स हमेशा ज्यादा एक्यूरेट होते हैं? नहीं। तो आंसर इज सी कि उनके सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं रोकेंगे लेजिटिमेट एनालिसिस, मतलब जो एनालिसिस एक्चुअल में होना चाहिए वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। चीज लिखी हुई थी, मेंशन थी जब हम पैसेज पढ़ रहे थे, तो ये बात मेंशनड थी। कहाँ थी ये बात मेंशन, इस बच्चे को डाउट है। हगिंग फेस के सिक्योरिटी इंसिडेंट ने इस बात को बताया। रिस्पॉन्डर्स ने पहले ये मॉडल यूज किया एनालाइज करने के लिए, लेकिन सेफ्टी गार्डरेल्स की वजह से रिक्वेस्ट ब्लॉक हो गई, मतलब सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो कर नहीं पाए, चीजें रुक गई। स्कोर्स एवरीवन इन स्किमिंग आर्टिकल। स्किमिंग आर्टिकल ऊपर ऊपर से समझना होता है, मेन आइडिया ही समझना होता है, आर्टिकल नहीं समझना होता पूरा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो रियलिटी में नहीं है, कॉन्क्रीट जो बहुत स्ट्रॉन्ग है फिजिकल फॉर्म में है, डाइवर्स बहुत अलग अलग, जेन्युइन जो रियल है, ऑब्वियस जो क्लियर है। 3, 5, 4, 2 एंड 1। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आप अपनी हैट के अंदर छुपा के रख रहे हो उस चीज को, मतलब सीक्रेट है। लीव वेल इनफ अलोन, इसका मतलब आप बदलना ही नहीं चाहते हो। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मतलब अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा उठा लिया है।
पुट 2 and 2 टुगेदर मतलब कंक्लूजन पे पहुंच गए हो। BDAE&C 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट देम। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है श्रुति जैन। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। अब बताते हैं परफेक्शन 8.0 पे। तो आज की क्लास में हम फ्रेज रीअरेंजमेंट करने वाले हैं मेंस लेवल के। कल हमने प्रीलिम्स लेवल के करे थे। आप लोग कल की क्लास से देखना स्टार्ट कर सकते हो परफेक्शन 8.0 को। तो मेक श्योर करो कि आप क्लासेस में रेगुलरली आओ। 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा परफेक्शन आपने रोज कर लिया तो 3 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश किस लेवल पे पहुंच जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एसएससी का एग्जाम तो बहुत प्यार से निकलेगा ही निकलेगा, बैंकिंग का एग्जाम भी बहुत प्यार से निकलेगा, क्योंकि परफेक्शन बैच में हम वो लेवल करते हैं। अगर आपने अच्छा लेवल कर लिया तो कोई भी पेपर होगा आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो लाखों बच्चे परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत पीछे हो। तो मेक श्योर करो कि आज से ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन करो और क्लासेस में रेगुलरली आना स्टार्ट करो। सिर्फ 1499 रुपीज में आपको 12 महीने का परफेक्शन बैच मिल जाता है। आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, सारा का सारा इंग्लिश ग्रामर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। कोड आपका NB60 लगेगा। 18 अगस्त तक आपका ये ऑफर वैलिड है, मतलब आज तक वैलिड है। वैसे इसकी फीस 3500 है, बट आपको ये 1400 रुपीज में मिल जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे। अगर आपको यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो। यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे क्लासेस होती हैं 11 बजे मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश के साथ क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लोगे। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 60% डिस्काउंट। इसमें आपको कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सारी की सारी तैयारी कराई जाएंगी। इसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म लेना है तो ऑफिसर लैब, ये भी आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे मिलेगा। ये भी आपको सिर्फ 299 रुपीज में कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सारे बैंकिंग एग्जाम्स के। इसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होगा आप हमें इस नंबर व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मिलेंगे अब हम परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे। आई होप सभी लोग बहुत एक्साइटेड है। अच्छा एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने ना यहाँ पे आपको एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस लिंक को एक बार ओपन करो। जो मैंने लिंक आपको पिन किया हुआ है, ओपन दिस लिंक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब आप इस लिंक को ओपन करोगे 14 डेज का आपको द हिंदू का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। 14 डेज एक्सेस एट 0। कोड आप लगाओगे TH निमिषा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हाँ, द हिंदू का मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाए। तो दे हैव अग्रीड फॉर 14 डेज। तो 14 डेज का सब्सक्रिप्शन आपको 0 प्राइस में, मतलब कुछ भी पे नहीं करना है, आप सिर्फ सब्सक्राइब डायरेक्टली वहां से कर सकते हो। TH निमिषा आपको कोड लगाना, ठीक है। तो एक बार जाके देख सकते हो कि द हिंदू का सब्सक्रिप्शन कैसा होता है, ठीक है। लिंक मैंने लगा दिया है कमेंट सेक्शन में। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं।